हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू वीजी चैनल। ठीक है, हमारा सीए में रिवीजन चल रहा है। ठीक है, मैं हूं अमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फ्लफर एंड गाइड। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सर कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट ऑडिट। आई होप आप सब देख रहे हो। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था बजटिंग। ठीक है, बजटरी कंट्रोल की थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल एमसीक्यूज मैंने आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में कवर करवा के दे दिए हैं। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखे तो आप जाके फटाफट देख लीजिए। ठीक है, चलिए आ जाइए फटाफट, करें स्टार्ट। अब इसका वेटेज मैं पहले बता देता हूं। ठीक है, ओल्ड सिलेबस में इसका वेटेज है तकरीबन 4 मार्क। ठीक है, 4 मार्क तक का इसका ओल्ड सिलेबस में वेटेज है और न्यू में भी लगभग उतना ही है। 3 से 4 मार्क कम से कम इसमें से आता है और काफ़ी इजी आता है। मतलब एक आध क्वेश्चन ही है जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है या हो सकता है आपको न आए, पर 4 आ रहे हैं तो 4 में से 3 तो आपको कॉन्फिडेंटली आ जाएंगे। और ये सेशन देखने के बाद मतलब वही मैं कह रहा हूं, 3 मार्क तो आपके पक्के हैं। 3 मार्क पक्के हैं। 1 मार्क एक्चुअली जो मैं कह रहा हूं वो याद करने वाला आइटम है, वो समझाने वाला आइटम नहीं है, वो रिमेंबर मेमोराइज करने वाला आइटम है। अगर आप मेमोराइज कर पाए तो वो 1 मार्क भी आपको मिल जाएगा। अब काफी लोग मेमोराइज नहीं कर पाते हैं या क्लिक नहीं होता एग्जाम में, कंफ्यूजन हो जाता है ऑप्शंस में, तो उस वजह से मैं कह रहा हूं कि एक आध क्वेश्चन हो सकता है आपको कॉन्फिडेंटली ना आता हो, बट बाकी तीनों आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 मार्क का सवाल है। आई होप आप 1-1 मार्क का इंपॉर्टेंस समझते हैं प्रोफेशनल एग्जाम्स में। ठीक है, तो 3 मार्क आपको इस यूनिट के बाद मिलने वाले हैं। ठीक है, तो क्या आप तैयार हैं? करें स्टार्ट। चलिए, तो ये पूरे चैप्टर को मैं 2 में डिवाइड कर रहा हूं। एक है प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस एक पूरा कैटेगरी है कि ऑडिट कैसे होता है, कॉस्ट ऑडिट किसको करवाना है, कॉस्ट रिकॉर्ड किसको मेंटेन करने हैं, फिर कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड प्रोविजंस क्या हैं, कौन ऑडिट करेगा, अपॉइंट कौन करेगा, वो किसको रिपोर्ट करेगा, उसकी ऑडिट रिपोर्ट का क्या होगा, तो ये सब है। फिर उसने अगर गलत ओपिनियन दे दी या उसने कोई नॉन कॉम्प्लायंस कर दिया कंपनीज एक्ट का, या कंपनी ने या उसके ऑफिसर ने कोई नॉन कॉम्प्लायंस कर लिया, तो ये सब प्रोविजंस हम पढ़ेंगे लॉ में कि कंपनीज एक्ट क्या चाहता है, जो आप कंपनीज एक्ट में भी पढ़ चुके होंगे। अगर आप ग्रुप 1 भी पढ़ रहे हो, ग्रुप 1 तो आप पढ़ ही रहे हो ना, ओल्ड सिलेबस की बात कर रहा हूं। ओल्ड सिलेबस में तो आप ग्रुप 1 पढ़ ही रहे हो, कंपनीज एक्ट आप पढ़ ही रहे हो, तो आपको तो पता ही होंगी, तो आपके लिए वो रिविजन हो जाएगी अच्छे से, कंपनी लॉ की भी रिविजन हो जाएगी। और जो न्यू सिलेबस के हैं, न्यू का ये सेकंड ग्रुप है। ठीक है, सेकंड ग्रुप में अगर जो सेकंड ग्रुप दे रहे हैं सिर्फ उन्होंने कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ा होगा, बोथ ग्रुप जो कर रहे हैं या जिनका फर्स्ट ग्रुप हो चुका है उनके लिए भी मतलब रिवीजन है, ऊपर ऊपर से फटाफट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान किसको देना है? जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, ग्रुप 2 दे रहे हैं, डायरेक्टली जो ग्रुप 2 दे रहा है उसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, तो पहले मैं कंपनी लॉ के प्रोविजंस पूरे पढ़ाऊंगा और मैं सब कंपनी लॉ के प्रोविजंस पूरे चार्ट फॉर्म में आपको बताऊंगा। सारी चीजें जो एग्जाम में आ सकती हैं वो सब मैं आपको यहीं बता दूंगा, वैसे ही आपको पढ़ना है। ठीक है, उससे ज्यादा, क्योंकि एमसीक्यू है। अरे भाई एमसीक्यू है तो थोड़ी स्टाइल अलग होनी चाहिए ना, तो वो स्टाइल के हिसाब से आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो पहले मैं लॉ के प्रोविजंस बता रहा हूं। ठीक है, प्रोविजंस क्या क्या है। सबसे पहले क्या क्या सेक्शन नंबर इन्वॉल्व है मैं एक जगह आपको लिख के देता हूं। ठीक है, सब देखो आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही मिलेगा। ठीक है, टाइम वेस्ट आपका मैं करूंगा नहीं। तो सबसे पहले आता है सेक्शन 128 जो है बुक्स ऑफ अकाउंट, आपने पढ़ा होगा। तो उसी में एक रेफरेंस है कॉस्ट के रिकॉर्ड्स का, कॉस्ट के बुक्स ऑफ अकाउंट का एक रेफरेंस है, और वो रेफरेंस के तहत फिर कॉस्ट रिकॉर्ड जो है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर है सेक्शन 148, वो है कॉस्ट ऑडिट। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और रिपीट भी हो सकता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर का टॉपिक है वो है सेक्शन नंबर। काफी बार आया है, ओल्ड में तो आया है, न्यू में आई डोंट नो, बट 2-3 ही अटेम्प्ट हुए न्यू में एमसीक्यू, तो आ सकता है। 148 सेक्शन बिलोंग्स टू कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, फिर इसके अलग से रूल्स हैं। कंपनीज में आपको पता ही है एक्ट होता है, फिर एक्ट रूल्स प्रिस्क्राइब करता है, तो कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड रूल्स भी हैं। कंपनीज
कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014, ठीक है। तो इसकी मैं बात कर रहा था कि रूल्स जब मैं बोलूंगा तो रूल्स मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स की मैं बात कर रहा हूं। इसमें कॉस्ट रिकॉर्ड्स में क्या आता है वो भी डिफाइंड है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स किसको रखने हैं वो भी है रूल 3 में। फिर रूल 4 में कॉस्ट ऑडिट किस पे एप्लीकेबल है, सब पे एप्लीकेबल नहीं होता है। गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ सेक्टर्स को नोटिफाई किया है, उसमें दो में उन्होंने कैटेगराइज किया है, रेगुलेटेड सेक्टर्स एंड नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स। दोनों की लिमिट्स अलग हैं कॉस्ट ऑडिट की, तो अलग अलग सेक्टर्स पे अलग अलग लिमिट्स हैं, और अगर वो लिमिट क्रॉस करते हैं तो उनको कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होगा। क्लियर है? तो ये सब पे एप्लीकेबल नहीं है, इट्स नॉट अ स्टैट्यूटरी ऑडिट। जैसे नॉर्मल स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है वो हर कंपनी पे अप्लाई होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, पर यहां सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज में अगर आपका लिमिट के ऊपर टर्नओवर जाता है तो ही आप पे एप्लीकेबल होता है। क्लियर है? तो ये हो गया। फिर एक आता है सेक्शन 147 नॉन कॉम्प्लायंस। ये एक्चुअली स्टैट्यूटरी ऑडिटर का है, पर ये कॉस्ट ऑडिट पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। कॉन्ट्रावेंशन कि अगर आपने रूल्स फॉलो नहीं किए, कॉस्ट ऑडिट के हिसाब से देखोगे तो सेक्शन 148 की बात हो रही है, 148 सेक्शन फॉलो नहीं किया, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स फॉलो नहीं किए, तो कॉस्ट ऑडिटर पे और कंपनी पे क्या एक्शन होगा वो 147 में दिया है, ठीक है। तो 147 जो है ये कॉमन है, कॉमन सेक्शन है फाइनेंशियल ऑडिटर के लिए, स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए, पर ये इक्वली अप्लाई होता है टू कॉस्ट ऑडिटर, ठीक है। और 147 के अंदर ही आप 143 पढ़ेंगे, ठीक है। चल 143 बता देता हूं। 143 है, ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिट का, अपॉइंटमेंट नहीं, क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस, ठीक है। क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर 143 में आएगा, और अपॉइंटमेंट आता है 139 में, उसका यहां पे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो 143 का भी रेफरेंस आएगा, पावर्स एंड ड्यूटीज, क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस। फिर एक आएगा फ्रॉड रिपोर्टिंग, ये भी आप पढ़ चुके हो, 143 सबसेक्शन 12, तो उसका भी रेफरेंस आएगा, वो भी कॉस्ट ऑडिटर पे अप्लाई होता है, तो जगह जगह पे आएगा, ठीक है। तो ये सारे सेक्शंस हैं जो आपको इस चैप्टर में पूछे जा सकते हैं। मेनली 148 है, 143 भी कंफ्यूजन के लिए ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये सारे सेक्शन नंबर्स आएंगे। आगे बढ़ते हैं, फॉर्म नंबर भी मैं बता दूंगा, बिल्कुल टेंशन न ले, सब कुछ कवर होगा। क्लियर है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब पहले मैं एप्लीकेबिलिटी से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर एप्लीकेबिलिटी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स किसको रखने हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स किसको रखने हैं, ठीक है। मैंडेटरी कॉस्ट रिकॉर्ड्स किसको रखने हैं, तो उसमें आता है जो मैंने आपको बताया, स्पेसिफाइड या नोटिफाइड सेक्टर्स में उसको कहूंगा, ठीक है। कि अगर आप नोटिफाइड सेक्टर्स में हो, कहां नोटिफाइड है सर, ये रूल 3 ऑफ कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014 में रूल 3 में नोटिफाइड है, ठीक है। पूरी लिस्ट है उसकी, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, गूगल कर सकते हो। तो नोटिफाइड सेक्टर में आप पहले हो, प्लस आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज 35 करोड़ और मोर। और एक कौन से साल का होगा टर्नओवर, ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। स्पीड हल्की सी कम ही होगी, 2 घंटे माइट भी लग सकते हैं, बट पूरा चैप्टर सर कवर हो जाएगा आपका, मजा आ जाएगा। चलिए, तो नोटिफाइड सेक्टर में आपने होना चाहिए, और आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर ऑफ ऑल, ये ऑल का सिग्निफिकेंस तब पता चलेगा जब मैं कॉस्ट ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी आपको बताऊंगा, ठीक है। ऑल प्रोडक्ट्स का
ऑल सर्विसेज का जिसमें भी आप डील करते हो उसका अगर आपका टर्नओवर 35 करोड़ एग्जैक्ट 35 करोड़ है और मोर है इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो आपको करंट ईयर में कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। तो करंट ईयर में आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मैंडेटरी मेंटेन करना पड़ेगा। क्लियर है? तो नोटिफाइड सेक्टर में रेगुलेटेड एज वेल एज नॉन रेगुलेटेड सेक्टर आते हैं, दोनों पे सेम तरीके से अप्लाई होता है, दोनों के लिए सेम लिमिट है, लेकिन कॉस्ट ऑडिट में अलग अलग है। तो कंफ्यूज मत होना, यहां सारे जो भी सेक्टर्स हैं रेगुलेटेड कैटेगरी में हो या नॉन रेगुलेटेड कैटेगरी में हो, सबके लिए सेम लिमिट है और एग्रीगेट यानी टोटल लिमिट है फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टेकन टुगेदर। ठीक है, तो सिंपल है 35 करोड़ और मोर और ऑल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए सर, फिर है कॉस्ट ऑडिट। अब ध्यान देना, मेरे नोट्स में शायद अमेंडमेंट रूल्स का रूल नंबर दिया हुआ है, अमेंडमेंट रूल्स अलग होता है, तो आप वो कट कर दो, इसमें बाद में चीजें बदली हैं। मैं जो अभी आपको बता रहा हूं वो फाइनल है, मैं जो बता रहा हूं फाइनल है, और अगर बुक में या कहीं भी आप कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ पढ़ते हो तो आप करेक्शन कर लेना। क्लियर है? तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स जो है वो लिखा हुआ है रूल 3 में, रूल 3 ऑफ जो मैंने ऊपर रूल्स के नाम बताए हैं। ठीक है, इसको सीआरए रूल्स में कहूंगा बार बार, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स। ठीक है, सीआरए रूल्स, तो रूल 3 ऑफ सीआरए रूल्स, और कॉस्ट ऑडिट है रूल 4 ऑफ सीआरए रूल्स। ठीक है, अब इसमें दो सेक्टर्स हैं, दोनों के लिए लिमिट्स अलग अलग हैं। ठीक है, तो दो है, आइटम ए एंड आइटम बी। आइटम ए है रेगुलेटेड सेक्टर्स जिसकी लिस्ट दी हुई है, और एक है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स। ठीक है, दोनों के लिमिट्स अलग हैं। एक है ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का टर्नओवर। ठीक है, क्या देखना है? टर्नओवर। यहां एक्चुअली नेटवर्थ का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ध्यान देना, ऑल प्रोडक्ट सर्विसेज का टर्नओवर कितना आपका होना चाहिए। ठीक है, तो अब ध्यान देना, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, वो है 50 करोड़ और मोर, सेम इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और इसके लिए है 100 करोड़ और मोर। अब कौन सी ज्यादा स्ट्रिक्ट लिमिट है? 50 करोड़ ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ये आपको समझना पड़ेगा। जितनी लिमिट कम है उतने ज्यादा कंपनीज पे अप्लाई होगा, और जितनी लिमिट ज्यादा है उतने कम कंपनीज पे अप्लाई होता है। तो 50 ज्यादा स्ट्रिक्ट है, रेगुलेटेड है ना, रेगुलेटेड है तो ज्यादा लोगों को कवर किया गया है, 50 बहुत ही कम लिमिट रखी गई है, और नॉन रेगुलेटर में थोड़ा रिलैक्स किया गया है, 100 करोड़ की लिमिट रखी गई है, तो थोड़े कम कंपनीज उसके दायरे में आएंगे। और फिर है इंडिविजुअल प्रोडक्ट का जो टर्नओवर है, इंडिविजुअल, दो ऐसे लिमिट्स है देखो, इंडिविजुअल प्रोडक्ट या इंडिविजुअल सर्विस का टर्नओवर अगर आपका यहां है 25 करोड़ और मोर, याद रखना आसान है, एग्जैक्टली आधा है, यहां तो आधा है, याद रखना आसान है, पर यहां नीचे आधा नहीं है, यहां अलग ही है, लॉजिक भगवान जाने क्या है, 35 करोड़ और मोर, और यही 35 कॉस्ट रिकॉर्ड के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ध्यान देना है, ऐसा इनका लिमिट है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, 50, 100, 25, 35। क्लियर है? इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपको ये चेक करना है। क्लियर है? तो ये हो गया कॉस्ट ऑडिट आप पे अप्लाई होता है कि नहीं, आप ऐसे चेक कर सकते हो। ठीक है, अब है कि कुछ लोगों पे कॉस्ट ऑडिट अप्लाई होता नहीं, एग्जम्पशन, एग्जम्पशन भी है, एग्जम्पशन फ्रॉम कॉस्ट ऑडिट एंड रूल्स। ठीक है, जो भी है, तो पहला है कि अगर आप एक्सपोर्टर हो और आपका रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट जो कि फॉरेन एक्सचेंज में होता है, ठीक है, फॉरेन करेंसी में वो आपका है, इज मोर देन 75% ऑफ इट्स टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का कम से कम 75% रेवेन्यू अगर आप फॉरेन करेंसी में रिसीव करते हो क्योंकि आप एक्सपोर्टर हो, तो आप पे भी कॉस्ट ऑडिट अप्लाई नहीं होगा। इवन इफ आप सेम नोटिफाइड सेक्टर में आते हो, इवन इफ आपका टर्नओवर भी ये लिमिट के ऊपर है, फिर भी आपको कॉस्ट ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? फिर सेकंड आता है कि आप सेज में काम करते हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बरोबर, आप सेज के यूनिट हो तो आपको सीधे सीधे एग्जम्पशन है। और फिर अगर आप
इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी दायरे में आता है, पर यहां पे एग्जम्पशन दिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है आपका, लेकिन इज फॉर कैप्टिव यूज, कैप्टिव यूज के लिए है। कैप्टिव यूज मतलब आप बेचते नहीं हो। नॉर्मल जो भी इलेक्ट्रिसिटी बनाता है वो तो जनरल पब्लिक को बेचता है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का ये मतलब है ना, जनरेशन, ट्रांसमिशन, वो जो भी है उसमें काम करते हैं, जनरल पब्लिक से उसको सप्लाई करके पैसा कमाते हैं, इसलिए उन पे ऑडिट लागू होता है। पर यहां आप जनरल पब्लिक को नहीं बेच रहे हो, आप खुद ही अपने प्रोडक्शन में यूज कर रहे हो, मतलब आप कुछ और बनाते हो, आप कुछ और आउटपुट बनाते हो, कुछ और सर्विस देते हो, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है और आप बाहर से ना खरीद के, आप इलेक्ट्रिसिटी बाहर से ना खरीद के खुद ही बनाते हो, खुद ही यूज करते हो, उसको कहते हैं कैप्टिव यूज। ठीक है, तो अगर आप कैप्टिव यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन आप कर रहे हो लेकिन वो आप बेचते ही नहीं हो, आप पूरा खुद ही यूज करते हो, तो भी आपको कॉस्ट ऑडिट अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आप जनरल पब्लिक को बेच ही नहीं रहे हो। क्लियर है? तो ये 3 एग्जम्पशंस आते हैं। ठीक है, तीसरा वाला जो पॉइंट है ये बाद में ऐड हुआ है, अमेंडमेंट है, पुराना है अमेंडमेंट पर अमेंडमेंट है। ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं, कहीं मेरे नोट्स में नहीं होगा तो हाथ से लिख लेना। क्लियर है? तो 3 ऐसे एग्जम्पशंस हैं। चलिए, क्लियर है? तो ये एकदम बेसिक हो गया, इसमें से एक आध क्वेश्चन आता है, अभी तक जो पढ़ा है हमने एक आध क्वेश्चन उस पर आता है। अब पढ़ते हैं कॉस्ट ऑडिट के प्रोविजन, सेक्शन 148 है। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट प्रोविजंस, ध्यान दो। तो जो भी कॉस्ट ऑडिट में आता है, रूल 4 में जो भी कवर होता है उन पे कॉस्ट ऑडिट अप्लाई हो जाएगा। अब करना क्या है, कंपनी को क्या करना है? ठीक है, जो इस दायरे में आती है, कंपनी को एक ऑडिटर अपॉइंट करना है, कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस। अब ध्यान देना, इसमें भी हल्का सा अमेंडमेंट है, वो बता देता हूं मैं, कि सिर्फ कॉस्ट अकाउंटेंट जो है उसमें इन प्रैक्टिस वर्ड डिलीट कर दिया गया है। कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ऐसा वर्ड अब नहीं है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंट, सिर्फ कॉस्ट अकाउंटेंट का मतलब ही वो होता है जो कॉस्ट अकाउंटेंट है एज पर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स एक्ट एंड हैज ऑब्टेन्ड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। मतलब सिर्फ कॉस्ट अकाउंटेंट वर्ड भी है तो वो भी प्रैक्टिसिंग के लिए ही वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो सिर्फ कॉस्ट अकाउंटेंट में लिख रहा हूं तो इन प्रैक्टिस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन प्रैक्टिस वालों को ही कॉस्ट अकाउंटेंट कहा जाता है। और फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं तो उनमें इन प्रैक्टिस वर्ड यूज होता है, उनको फर्म अलग होती है, इंडिविजुअल अलग होता है। ठीक है, तो फर्म है तो अलग से इन प्रैक्टिस वर्ड आपको यूज करना है। सिर्फ कॉस्ट अकाउंटेंट इंडिविजुअल की बात हो रही है तो वो इन प्रैक्टिस ही होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, एज पर द डेफिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, जो उनका एक्ट है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट। क्लियर है? तो इसको कंपनी को अपॉइंट करना है, इसको कंपनी को अपॉइंट करना है। ठीक है, कंपनी अपॉइंट करेगी, मतलब कंपनी बोले तो बोर्ड के पास ये पावर है। ठीक है, बोर्ड ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये पावर दिया गया है। तो ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। टाइम लिमिट क्या है सर? विद इन 180 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ द ईयर, commencement ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, 180 डेज का टाइम है आपको अपॉइंट करने के लिए। क्लियर है? और फिर उसका आपको रिटर्न कंसेंट भी लेना है। ठीक है, रिटर्न कंसेंट भी आपको लेना है ऑफ द ऑडिटर, रिटर्न कंसेंट भी आपको लेना है। और जैसे ही आप ये अपॉइंट करोगे, जैसे ही आप ये अपॉइंट करोगे, ये अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है। ठीक है, ये कंपनी क्या करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को ये नोटिफाई करेगी कि हमने ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है। अपॉइंटमेंट के 30 डेज के अंदर आपको ये नोटिफाई करना है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द अपॉइंटमेंट, विद इन 30 डेज ऑफ बोर्ड मीटिंग। क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहे हैं तो कहां अपॉइंट करेंगे? बोर्ड मीटिंग में। तो वो बोर्ड मीटिंग से
30 डेज के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको ये नोटिफाई करना है इन फॉर्म CRA 2, इन फॉर्म CRA 2। ठीक है, फॉर्म नंबर चालू हो गए, ध्यान देना है। कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड। कहां अपॉइंट करेगा? बोर्ड मीटिंग। फिर उनको नोटिफाई करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को इन फॉर्म CRA 2 विद इन 30 डेज फ्रॉम द बोर्ड मीटिंग इन विच द कॉस्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड। क्लियर है? तो ये हो गया, और रिटर्न कंसेंट भी आपको ले लेना है। फिर है कि अब ये कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करेगा, इसका टेनोर क्या होगा, कि ये इसका टेनोर क्या है वो ध्यान यहां लिख लेते हैं। टेनोर क्या है? 1 यानी ऑफिस कब तक होल्ड कर सकता है, ऑफिस होल्ड कब तक कर सकता है? 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जिस साल ये अपॉइंट हो रहा है, जिस साल ये अपॉइंट हो रहा है उस साल के क्लोजर से 180 डेज आगे तक, नेक्स्ट ईयर के 180 डेज तक ये होल्ड कर सकता है। और सबमिशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, एक्चुअली ये कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का ही टाइम लिमिट है कि 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर तक आपको कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट दे देनी है, ये टाइम लिमिट है उसकी। और सबमिशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, सबमिशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो जैसे ही 180 डेज हो गए, भले आपने रिपोर्ट सबमिट नहीं की होगी, भले आपने रिपोर्ट सबमिट नहीं की होगी तो भी ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। और अगर आपने पहले ही कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट दे दी है तो जैसे रिपोर्ट सबमिट कर दी आपका टेनोर खत्म। क्लियर है? तो विच एवर इज अर्लियर, यहां तक आप ऑफिस होल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो यहां मैं वही लिख रहा हूं कि इसकी ड्यूटी क्या है, सबमिट द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देना है विद इन 180 डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये टाइम लिमिट उसके पास होती है। और फिर वो सबमिट करेगा। ठीक है, सबमिट द रिपोर्ट, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट अलॉन्ग विद द रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशन, जो भी आपके ऑब्जर्वेशन है वो भी आपको उसके साथ साथ में देने हैं। और यहां आता है सर फॉर्म CRA 3। ठीक है, तो लिमिट CRA 3 की यही है, 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। CRA 3 में आपको मतलब कौन किसको दे रहा है, कॉस्ट अकाउंटेंट दे रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है, ध्यान दो, टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिर सेंट्रल गवर्नमेंट तक इसको पहुंचाएंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज। रिसिप्ट से 30 डेज के अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये रिपोर्ट पहुंचानी है। ठीक है, सबमिट द टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय कॉस्ट अकाउंटेंट। और फिर कंपनी हैज टू फॉरवर्ड कॉपी ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। और कौन से फॉर्म में, CRA 4 में, CRA 4 में। ठीक है, तो यहां कंफ्यूजन होता है काफी बच्चों को कि अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट जब बोर्ड को सबमिट कर रहा है तब वो होता है CRA 3, और जब कंपनी उसकी कॉपी सबमिट कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को वो होता है CRA 4। ठीक है, 2, 3, 4 मैंने आपको बता दिया, विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट। ठीक है, क्लियर है? तो ये पूरा फ्लो होता है, ये पूरा फ्लो होता है कंपनीज एक्ट का। ठीक है, अब सर CRA 1 तो रह गया, 2, 3, 4 तो आपने बता दिया। CRA 1 क्या है तो वो भी लिख लो कि CRA 1 जो है उसमें आइटम्स ऑफ कॉस्ट दिए हैं, आइटम्स ऑफ कॉस्ट टू बी इंक्लूडेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड जो है बुक्स ऑफ अकाउंट जो आप रखोगे उसमें क्या क्या आइटम होने चाहिए, मटेरियल, लेबर, अदर आइटम्स ऑफ कॉस्ट, उसमें क्या क्या, तो वो सब पूरी लंबी लिस्ट है। और वो फॉर्म नहीं, एक्चुअली वो लिस्ट है CRA 1 फॉर्म में। ठीक है,
तो लिस्ट है कि भाई आप कॉस्ट रिकॉर्ड जो भी रखोगे उसमें क्या क्या आइटम ऑफ कॉस्ट कवर हो जाने चाहिए, ठीक है। तो वो पूरा है CRA 1। तो वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, वो कहीं फाइल वाइल नहीं करना है, वो सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए। तो फाइल 3 करने होते हैं, CRA 2, CRA 3, CRA 4। क्लियर है? टाइम लिमिट्स, कौन कहाँ फाइल कर रहा है, सब मैंने आपको बता दिया। तो 1 मार्क आपका पक्का। चलिए, ये सब मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। क्लियर है? बस आप साथ साथ में देखते जाएं, समझते जाएं, फ्लो, टाइम लिमिट्स, फॉर्म्स सब देखते जाएं, ठीक है। अब आते हैं रेम्यूनरेशन पे, ठीक है। अपॉइंट कौन करता है कॉस्ट ऑडिटर को? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पर रेम्यूनरेशन डिसाइड वही करते हैं, पर शेयर होल्डर्स का अप्रूवल भी लगता है, रैटिफिकेशन जिसको आप कहते हो, ठीक है। तो रेम्यूनरेशन पे आते हैं। रेम्यूनरेशन तो इसमें बहुत लंबा प्रोसीजर है कि आपकी कंपनी में ऑडिट कमिटी है कि नहीं। ऑडिट कमिटी है, ऑडिट कमिटी है तो वो डिसाइड करेगी, डिसाइड द रेम्यूनरेशन। ठीक है, ऑडिट कमिटी डिसाइड करेगी, वो बोर्ड को रिकमेंड करेगी, रिकमेंड टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर वो अप्रूव करके रिकमेंड टू शेयर होल्डर्स, और उनका अप्रूवल लेना पड़ेगा, रैटिफिकेशन। शेयर होल्डर्स की मीटिंग रखवा के आपको उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, रैटिफिकेशन मेंबर्स का रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ऑडिट कमिटी है तो ऑडिट कमिटी पहले डिसाइड करेगी। ध्यान दो, इसका मैं एग्जांपल देता हूं कि आपको कहीं घूमने जाना है, कहां घूमने जाना है ये तो आप ही डिसाइड करोगे ना, दोस्तों के साथ। फिर आप परमिशन तो पप्पा या मम्मी से लोगे ही। अब डिसाइड कौन कर रहा है? आप डिसाइड कर रहे हो या पप्पा या मम्मी डिसाइड कर रहे हैं? डिसाइड तो आप कर रहे हो कि आपको कहां जाना है। पप्पा मम्मी बोलेंगे क्या कि यहां जाओ? वो सिर्फ हां या ना बोल सकते हैं, वो सिर्फ हां या ना बोल सकते हैं जहां पे आप बोलोगे। तो यहां पे भी ऐसा ही हो रहा है, ऑडिट कमिटी वैल्यू डिसाइड कर रही है रेम्यूनरेशन की, फिर वो सिर्फ बोर्ड और मेंबर्स की परमिशन ले रही है, हां या ना बोल रही है। पर रखना कितना है, ये जो आइडिया है, ये जो अमाउंट है, ये कौन निकाल रहा है? ऑडिट कमिटी, ठीक है। तो अगर ऑडिट कमिटी है तो ऐसा होगा, और अगर ऑडिट कमिटी है ही नहीं, नो ऑडिट कमिटी। कंपनीज एक्ट में आप पढ़ोगे किसको ऑडिट कमिटी कंपल्सरी है, किसको नहीं है, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, अवॉइड करूंगा। और अगर ऑडिट कमिटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टली रिकमेंड करेंगे मेंबर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड टू शेयर होल्डर्स, और फिर शेयर होल्डर्स उसका अप्रूवल देंगे, रैटिफिकेशन। अब नॉर्मली शेयर होल्डर्स मना क्यों करेंगे? शेयर होल्डर्स को क्या समझता है अंडरस्टैंडिंग के मामले में? क्या वो बोर्ड से ऊपर है क्या? सोच के देखो, अगर बोर्ड का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, अगर वो ऑडिटर का, उसका कोई बोर्ड का, कोई डायरेक्टर का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं, तो जो भी बोर्ड डिसाइड करेगी वो ऑब्जेक्टिव रेम्यूनरेशन ही होगा, बहुत ही फेयर रेम्यूनरेशन ही होता है नॉर्मली। तो शेयर होल्डर्स के पास कोई वैलिड रीजन भी नहीं होगा मना करने का। सोच के देखो, बोर्ड का एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है ना वो, तो उनसे ज्यादा होशियार तो शेयर होल्डर्स नहीं है। अननेसेसरी बहुत ज्यादा आप दे रहे हो, मार्केट जो मार्केट में चल रहा है उससे ज्यादा दे रहे हो, तो शेयर होल्डर्स ऑब्वियसली कंपेयर करेंगे, देखेंगे और मना भी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली बता रहा हूं, नॉर्मली मना नहीं करते, क्योंकि आपके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है कि बोर्ड अगर इंडिपेंडेंटली डिसाइड कर रहे हैं तो सोच समझ के ही डिसाइड करते हैं, और शेयर होल्डर्स नॉर्मली उनको अप्रूव करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था रेम्यूनरेशन, ये था रेम्यूनरेशन। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से काफी हो गया इसमें। अब बस पेनल्टी वाला बाकी है, वो भी इसमें ही बना लेते हैं। चलो, डिफॉल्ट हुआ तो क्या होगा? डिफॉल्ट हुआ तो क्या होगा? कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो क्या होगा? ठीक है, सेक्शन 147। तो 147 एक्चुअली स्टैट्यूटरी ऑडिटर का है, पर ये म्यूटेटिस म्यूटेंडिस अप्लाई होता है कॉस्ट ऑडिटर पे भी सिमिलर वे में, ठीक है। तो पहला है कि कंपनी के खिलाफ क्या होगा अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया 148 में, ऑडिटर अपॉइंट ही नहीं किया, ऑर्डर अपॉइंट ही नहीं किया, या उसकी नोटिस सेंट्रल गवर्नमेंट को देना भूल गया,
या जो ऑडिटर से कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट आई थी वो फॉरवर्ड करना भूल गया, कुछ भी अगर कंपनी ने गलती की तो कंपनी के खिलाफ क्या होगा, ठीक है, ध्यान दो 147। ठीक है, तो कंपनी के खिलाफ क्या होगा, तो ये दिया है 25,000 से लेके 5 लाख का फाइन लगेगा। ठीक है, फाइन 25,000 से लेके 5 लाख तक का फाइन कंपनी के खिलाफ लगेगा। और फिर है ऑफिसर के खिलाफ क्या होगा, ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ठीक है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है सर, इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील तो अप टू 1 ईयर, और सॉरी एंड आएगा बीच में, सॉरी और है, एंड भी आएगा एक जगह, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और फाइन जो कि होगा 10,000 से लेके 10,000 से लेके 1 लाख। ठीक है, और विथ बोथ, तो ये हो गया कंपनी के खिलाफ। कंपनी ने अगर 148 या कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन नॉन कॉम्प्लायंस की है, कॉस्ट ऑडिट सॉरी कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड सपोज आप पे एप्लीकेबल है, 35 करोड़ से ज्यादा है, पर आपने मेंटेन ही नहीं किए, बनाया ही नहीं, वो भी डिफॉल्ट में आएगा। ठीक है, तो ये सब डिफॉल्ट आएगा। अब है ऑडिटर ने अगर कुछ किया, ऑडिटर से कुछ डिफॉल्ट हो गया, रिपोर्ट में कुछ गलत लिख दिया, रिपोर्ट में क्या लिखा है आपने, ओपिनियन दिया ना कि सब सही तरीके से बनाया कि नहीं बनाया, तो अगर एक्चुअली सही में बनाया ही नहीं है पर आपने रिपोर्ट सही वाली दे दी तो ये भी आपका डिफॉल्ट होगा। टाइम पे रिपोर्ट सबमिट नहीं की, 180 डेज में रिपोर्ट सबमिट ही नहीं की, बरोबर। तो ऐसे जो भी डिफॉल्ट्स हैं, तो अगर ऑडिटर की उसमें गलती है तो ऑडिटर के खिलाफ क्या होगा, ध्यान दो, ऑडिटर के खिलाफ क्या होगा, सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है। नॉर्मल एक पहला है, नॉर्मल पनिशमेंट क्या है, फाइन, नॉर्मल फाइन लगेगा सर, कितना, 25,000 से लेके 5 लाख और 4 टाइम्स द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर विच एवर इज लेस। ठीक है, 25,000 से लेके 5 लाख, मैक्सिमम 5 लाख। ठीक है, या मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, 5 लाख और 4 टाइम्स द रेम्यूनरेशन विच एवर इज लेस। ठीक है, मतलब आपकी रेम्यूनरेशन से 4 टाइम से ज्यादा भी फाइन नहीं लग सकता। आपकी जो कमाई है, कॉस्ट अकाउंटेंट की कमाई क्या है, रेम्यूनरेशन, तो वो रेम्यूनरेशन से 4 टाइम्स की लिमिट, एक लॉजिकल लिमिट सेट की गई है। ठीक है, और अगर आपने ये जानबूझ के किया था, नोइंगली और विलफुली, मेंस रिया, गिल्टी माइंड था, ठीक है, तो अगर विलफुली आपने गलत ओपिनियन दी थी तो आप पे ज्यादा फाइन और सब कुछ ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है सर, अप टू 1 ईयर। ध्यान दो, ऑडिटर को इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है अप टू 1 ईयर। फिर है विथ फाइन, ध्यान दो, हाँ ये विथ फाइन है, एंड है विथ फाइन नॉट लेस देन 50,000 टू 25 लाख। ठीक है, ध्यान दो, फाइन 50,000 से लेके 25 लाख तक का फाइन लग सकता है मैक्सिमम, और इसमें भी और मैक्सिमम है 8 टाइम्स द रेम्यूनरेशन, अपर लिमिट है विच एवर इज लेस। ठीक है, डबल है तो आपको याद रहेगा, 4 टाइम्स 8 टाइम्स। चलिए, फिर जहां जहां आपका सबसेक्शन 2 में आप गिल्टी हो, सबसेक्शन 2 में आप गिल्टी हो, अब लिखा नहीं है नॉर्मल है कि विलफुल है, ये सबसेक्शन 2 में तो दोनों लिखा हुआ है। तो अगर आप गिल्टी हो, कभी भी कॉस्ट ऑडिटर गिल्टी है तो क्या होगा, ठीक है, तो प्लस में लिख रहा हूं कि ये तो होगा ही होगा, प्लस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेम्यूनरेशन वापस करना पड़ेगा, रिफंड द रेम्यूनरेशन टू द कंपनी। ठीक है, रिफंड रेम्यूनरेशन जिससे मिली थी, किससे मिली थी, कंपनी से, टू कंपनी। फिर डैमेजेस पे करो, जिन जिन को नुकसान हुआ है,
जिन जिन को आपकी गलत ओपिनियन के वजह से नुकसान हुआ है, गलत ओपिनियन से, और कोई डिफॉल्ट नहीं, रिपोर्ट गलत है आपकी, जो कि बेसिक आपका ड्यूटी होता है कि सही सही रिपोर्ट देना है, ओपिनियन सही होना चाहिए। अगर आपका ओपिनियन गलत निकला और आपकी ओपिनियन के बेस पे किसी ने कुछ डिसीजन ले लिया, उसका कोई नुकसान हो गया, तो वो नुकसान आपको अपने जेब से भरना पड़ेगा। ठीक है, पे फॉर डैमेजेस, पे फॉर डैमेजेस कॉस्ट बाय रॉन्ग रिपोर्ट, रिपोर्ट गलत की वजह से, गलत ओपिनियन देने की वजह से जिन जिन का, अथॉरिटीज का, रेगुलेटर्स का, किसी का भी कोई भी नुकसान हुआ है तो वो आपको भर के देना पड़ेगा। कंपनी, स्टैट्यूटरी बॉडीज, अथॉरिटीज और टू मेंबर्स और क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स कंपनी के, उनका नुकसान हुआ है तो, क्रेडिटर्स का हुआ है तो, जिसका भी, अराइजिंग आउट ऑफ द इनकरेक्ट और मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर मेड इन इट्स ऑडिट रिपोर्ट। क्लियर है? तो ये भी आपके साथ होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ये डैमेजेस आप प्रॉपरली भर रहे हो कि नहीं, इसके लिए भी एक बॉडी को अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, मॉनिटरिंग के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई एनी स्टैट्यूटरी बॉडी और अथॉरिटी और ऑफिसर टू एंश्योर द प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ डैमेजेस टू द कंपनी और टू द पर्संस रेफर्ड अबव। ठीक है, और उसकी प्रॉपर एक रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है कि भाई ऑडिटर ने बरोबर सारे डैमेजेस पे किए या नहीं किए। ठीक है, ऊपर के ही डैमेजेस के लिए एक पर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है और रिपोर्टिंग के लिए रहेगा। और फिर जो मैंने आपको बताया कि जो 143 सेक्शन है, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, पावर्स, ड्यूटीज, जो भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर के होते हैं, सिमिलर वे में दैट अप्लाइज टू कॉस्ट ऑडिट ऑल्सो, म्यूटाटिस म्यूटेंडिस टू कॉस्ट अकाउंटेंट कंडक्टिंग एंड कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, और फिर एक वो भी है 143 सबसेक्शन 12 भी आ गया। 143 में सबसेक्शन 12 भी तो आ गया ना, जो काई के रिलेटेड है, फ्रॉड रिपोर्टिंग। फ्रॉड रिपोर्टिंग भी अगर आपको करनी थी और आपने नहीं की तो आप पे फाइन लगेगा। ठीक है, ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, आपने रिपोर्ट नहीं किया सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्टली, दे विल बी पनिश फॉर अ फाइन मिनिमम ऑफ 1 लाख एंड अप टू 25 लाख। ठीक है, फ्रॉड रिपोर्टिंग नहीं की तो ये भी आएगा। ठीक है, तो 1 लाख से लेके 25 लाख तक का फाइन आपको लग सकता है। क्लियर है? और इसमें कहीं वो 8 टाइम्स वाला क्लॉज नहीं डाला है। चलिए सर, तो ये था पूरा आपका कंपनीज एक्ट से रिलेटेड प्रोविजंस रिलेटिंग टू कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, लगभग सर 40 मिनट लग गए मेरे को। ठीक है, 40 मिनट लग गए। 2 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, तो आप 2 क्वेश्चन ले लो। 2 क्वेश्चन मतलब 2 मार्क्स आपको मिल गए। क्लियर है? ये सब मैं आपको पार्ट पार्ट करके प्रॉपर स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे इसी वीडियो के कमेंट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सर, तो ये आपका पूरा एक पार्ट हो गया। ठीक है, तो जो जो कंपनीज एक्ट से रिलेटेड है हमने लगभग पूरा पढ़ लिया। अब हम ऑडिट से रिलेटेड पढ़ते हैं कि ऑडिट की ये जो एक्सरसाइज है, ऑडिट का जो प्रोसीजर है, उसमें कॉस्ट ऑडिट का मतलब क्या रोल है, कॉस्ट ऑडिट में क्या होता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, फिर उसमें मतलब क्या ऑडिट प्रोग्राम आप बनाते हो, वो ऑडिट होता कैसे है, क्या क्या चेक करते हो, क्या क्या टेक्निक्स यूज होती हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें मैं कह रहा हूं कुछ कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाओ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और कुछ नहीं, डिटेल जाना क्यों नहीं है, क्योंकि सिंपल चीज को सिंपल ही रखो। उसको आप बहुत डिटेल में जाओगे फिर अननेसेसरी कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये कैसे आया इसमें, ये इस कैटेगरी को कैसे बिलोंग करता है, ये तो ऐसा लग रहा है, ये तो वैसा लग रहा है, तो आप गुम हो जाओगे। ठीक है, और आपके मार्क्स भी गुम हो जाएंगे। तो अभी जितनी नीड है उतना आप करो। आप कंपनी सेक्रेटरी हो भाई, आप कंपनी सेक्रेटरी हो, कॉस्ट ऑडिट कैसे होता है इसका आपको डिटेल में आइडिया क्यों जाननी है? जाननी है तो सर कॉस्ट अकाउंटिंग का पूरा कोर्स करो। आप कंपनी सेक्रेटरी हो, वही बोल रहा हूं, एट द एंड ऑफ द डे आपको ये देखना है कि आपको क्या काम करना है, आपका रोल क्या होगा। आप कंपनी सेक्रेटरी हो, एक लिमिटेड आइडिया ही आपको चाहिए होती है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग में आपको वैसे भी जाना नहीं होता है। चलिए सर, स्टार्ट करें अभी। इसका अब मैं पूरा लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है, ये मैंने पूरा लिखवा के दिया क्योंकि ये बहुत ईजी है, समराइज किया जा सकता है, इसमें कुछ भी मतलब रटने वाला काम नहीं है, सब समझने वाला काम है। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा बना के दिया। अब यहां से जो है अपन पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, पर्पस क्या है, उसमें करना क्या है, कॉस्ट ऑडिटर को कॉस्ट ऑडिट में करना क्या है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। ऑडिट होता ही क्या है?
इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। किसका ऑडिट हो रहा है? कॉस्ट रिकॉर्ड का। कौन कर रहा है? कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है, और फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस, ठीक है, और अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ एंटिटी इंक्लूडिंग अ नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी, ठीक है। यहां प्रॉफिट मेकिंग ही होनी चाहिए, जरूरी नहीं है। ऑडिट का बेनिफिट सब लोग उठा सकते हैं, वेदर वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? कि आपको ओपिनियन देनी है। ये तो नॉर्मल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, सेक्रेटेरियल ऑडिट का भी यही पर्पस होता है कि आपको ओपिनियन देनी है कि यार ये कॉस्ट रिकॉर्ड जो बनाए हैं वो सही बनाए हैं कि नहीं, जो भी पूरा बनाया है उसमें जो कॉस्ट अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वो सब फॉलो करके आपने बनाया है कि नहीं, वो एक्यूरेट है कि नहीं, एरर फ्री है कि नहीं, यही सब आपको ओपिनियन उसका देना है, ठीक है। ट्रू एंड फेयर व्यू। तो क्या क्या आता है देखो, कॉस्ट ऑडिट कंप्राइजेस ऑफ नंबर 1 वेरिफिकेशन। आपको वेरीफाई करना है, जाके देखना है, फिजिकली इंस्पेक्ट करना है। वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कि कितना एक्चुअली खर्चा हो रहा है, मटेरियल का कितना खर्चा हो रहा है, लेबर का कितना खर्चा हो रहा है, और आपने बुक्स में क्या रिकॉर्ड किया है, इसको मैच करना है और ये एक्यूरेट होने चाहिए, ठीक है। एक्यूरेसी ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट रिपोर्ट्स, कॉस्ट स्टेटमेंट्स एंड कॉस्ट डेटा। जो भी आप कॉस्ट का बनाते हो, इंटरनल कॉस्टिंग सिस्टम जिसको आप पूरा कहते हो, सिस्टम के तहत जो जो आप बनाते हो, सब चीजें की एक्यूरेसी चेक होगी। और फिर है एग्जामिनेशन ऑफ दीज रिकॉर्ड्स टू एंश्योर दैट दे एडहर टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, प्लान, प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, उसी में प्लान, प्रोसीजर सब दिए हुए हैं। बेसिकली आपको देखना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हुए हैं या नहीं हुए, उसी में सब कुछ ये दिया रहता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग प्लान एक रहता है, सिंगल प्लान, पार्शियल प्लान, वो सब आपको नहीं समझेगा अभी, वो बहुत हाई लेवल है। कॉस्ट ऑडिट में, कॉस्टिंग में वो यूज होता है, उतना लेवल आपके सिलेबस का नहीं है, ठीक है। तो वही सब है, कुछ कुछ इसका डेटा बाद में आएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आपको 2 पॉइंट ख्याल में रखने, वेरिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स टू सी द एक्यूरेसी एंड एग्जामिनेशन ऑफ दीज रिकॉर्ड्स टू सी दैट वेदर दे एडहर टू द ऑल द प्रिंसिपल रूल्स अकाउंटिंग, जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, सिस्टम है, वो आपने फॉलो किया है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। फिर प्रोविजंस हमने पढ़ लिया, ठीक है। 128 का डिटेल दिया हुआ है, 128 का डिटेल दिया, मैं जाऊंगा नहीं ज्यादा। ये 3 क्लॉज आपके काम का नहीं है, आपके काम का क्या है, 4th क्लॉज, कि कुछ कंपनी को जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी अंडर 148, उनको आइटम्स ऑफ कॉस्ट रखना पड़ेगा, और यही आइटम ऑफ कॉस्ट CRA 1 में इन्होंने दिया है, यही आइटम ऑफ कॉस्ट CRA 1 में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये उन्हीं को रखना है जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट 148 में ऑर्डर के तहत बोलेगी कि आपको कॉस्ट रिकॉर्ड रखने हैं, रूल 3 ऑफ CRA रूल्स, ठीक है। तो इसका वहां कनेक्शन है। तो ये सब फालतू मतलब दिया है मैंने, बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ रखने हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखने हैं, कहीं और भी रख सकते हो जहां बोर्ड बोल रहा है 7 डेज का ROC को नोटिस देना है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी रख सकते हो, सब वो सब दिया है मैंने, पर आपके काम का नहीं है। ये पैराग्राफ सिर्फ काम का है कि कॉस्ट रिकॉर्ड में आता क्या है, तो वो दिया है पूरा, जो CRA 1 में उन्होंने प्रॉपरली नोटिफाई भी किया हुआ है कि मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, लेबर एंड अदर आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन द मैनर स्पेसिफाइड, यानी CRA 1 में जो उनको बताया गया है, तो यही पूरा CRA 1 में इन्होंने बताया, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या आएगा, लेबर और अदर आइटम्स में क्या क्या होगा, और क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको रखनी है, ठीक है। और इसी का फिर कॉस्ट ऑडिट होगा, रिकॉर्ड्स का ही तो ऑडिट होगा ना, तो कॉस्ट रिकॉर्ड जो आप बनाओगे CRA 1 के हिसाब से, उसी का ऑडिट होगा अंडर सेक्शन 148 बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है। तो ये सब ठीक है, पढ़ चुके हैं अपन, कॉस्ट ऑडिट भी 148 मैंने बता दिया, ठीक है। बहुत सारी चीजें दी हैं, बट मैंने आपको सब बता दी है। और एक और पॉइंट नोट कर लो, काम का नहीं है पर पता होना चाहिए, कि जो 139 वाला ऑडिटर है, जो 139 वाला ऑडिटर है, यानी कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर, उसी को आप कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते, उसी को कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते, कॉमन नहीं हो सकता है। हो सकता है मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म हो, CA और कॉस्ट अकाउंटेंट दोनों एक ही फर्म में हो, तो आपने अगर उस फर्म को नॉर्मल ऑडिटर बनाया हुआ है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट किया हुआ है, तो उसी फर्म को, भले उसमें कॉस्ट अकाउंटेंट भी है, पर उसको कॉस्ट ऑडिटर का काम आप नहीं दे सकते। इंडिविजुअल तो देखो मुश्किल है,
इंडिविजुअल सीए का अगर प्रैक्टिस कर रहा है तो कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रैक्टिस कैसे करेगा? इंडिविजुअल में मुश्किल है, लेकिन आप फर्म सोचोगे, अगर एक मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म है, मेगा फर्म है, और उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, उसमें कॉस्ट अकाउंटेंट भी है, तो ये हो सकता है कि आप एक ही फर्म को स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी अपॉइंट कर लो और कॉस्ट ऑडिटर भी अपॉइंट कर लो। तो ऐसा स्पेसिफिकली मना किया हुआ है, ऐसा स्पेसिफिकली मना किया हुआ है। तो जो ऑलरेडी आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसी को उसी साल कॉस्ट ऑडिटर भी अपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है? तो भूलना नहीं। और ये जो ऑडिट हो रहा है ये 143 के अलावा है, मतलब ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर के और अलावा ऑडिट है, एक्स्ट्रा ऑडिट है जो सिर्फ कॉस्ट रिकॉर्ड्स का हो रहा है, ठीक है? सब पढ़ चुके हैं हम, अब बढ़ेंगे आगे हम, ठीक है? चलिए, पर्पस ऑफ ऑडिट, कि ऑडिट क्यों हो रहा है, क्या पर्पस, क्या ऑब्जेक्टिव आपको हासिल करना है, ठीक है? दो कैटेगरीज में बांटा गया है, जनरल एंड सोशल। जनरल एंड सोशल, आपको याद क्या करना है? सोशल, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा या पूछा रहेगा कि बताओ इनमें से कौन सा सोशल कैटेगरी में आता है, कौन सा जनरल कैटेगरी में आता है। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया क्योंकि इसमें 12 पॉइंट्स हैं, आप याद कर भी नहीं पाओगे, लेकिन सोशल में 6 ही पॉइंट्स हैं, तो वो आपको याद रखने हैं, उसके पंचवर्ड्स याद रखने हैं कि ये पंचवर्ड्स दिखे मतलब हाँ वो सोशल कैटेगरी का था, इतना आपको क्लिक होना चाहिए। इस पे क्वेश्चन आता है या आ सकता है, ठीक है? चलिए, पर्पस ऑफ कॉस्ट ऑडिट। पर्पस ऑफ कॉस्ट ऑडिट क्या है? इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द कॉस्ट अकाउंट्स। पढ़ लिया अपन ने, ठीक है? ओपिनियन बताना है कॉस्ट अकाउंटेंट का कि आपने वो प्रॉपरली मेंटेन किए हैं कि नहीं, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम उसको बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, ठीक है? और इसको दो में बांटा गया है, जनरल एंड सोशल। पहले मैं सोशल बताऊंगा जो आपको याद करने हैं। नीचे आ जाओ, सोशल पर्पस ऑफ कॉस्ट ऑडिट क्या क्या है? फिक्सेशन ऑफ रीजनेबल प्राइसेस, फिक्सेशन ऑफ रीजनेबल प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, ठीक है? रीजनेबल होना चाहिए, जितने में बन रहा है उसमें कितना प्रॉफिट ऐड हो रहा है, कॉस्ट बहुत कम है, प्राइस बहुत ही ज्यादा सेट कर रहे हैं तो वो अनरीजनेबल हो जाएगी। तो रीजनेबल है कि नहीं वो आपके कॉस्ट स्ट्रक्चर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस। ध्यान दो, इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस। जहां जहां दो पॉइंट्स में कंफ्यूजन होगा क्योंकि सिमिलर वर्ड्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा, कि भैया यहां वर्ड्स का ध्यान रखना, पंच वर्ड्स आपको याद रखना होगा, ठीक है? फिर है चैनलाइज द एंटरप्राइज रिसोर्सेज टू मोस्ट ऑप्टिमम प्रोडक्टिव एंड प्रॉफिटेबल एरियाज, ठीक है? जहां आपका प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट आपको पता चल जाता है, एक्टिविटी वाइज कॉस्टिंग करोगे तो एक्टिविटी वाइज भी पता चल जाएगा। तो आपको जैसा आपको कॉस्ट पता करना है आप कॉस्टिंग में पता कर सकते हो। तो जो जो अनप्रॉफिटेबल चीजें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, एक्टिविटीज हैं, वो सब आप बंद करके जहां प्रॉफिट कमा रहे हो वहां आप डाइवर्ट करोगे। तो चैनलाइज करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चैनलाइज करने में आपको हेल्प होगी। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिटेड कॉस्ट डेटा, कॉस्ट डेटा अवेलेबल होना चाहिए ऑडिटेड वाला, ताकि लोग देख पाए कि सब सही है कि नहीं और उस पर भरोसा करें कि नहीं, और उसके पे भरोसा करके आप अपना डिसीजन लोगे कि नहीं। फिर है फैसिलिटेशन इन द सेटलमेंट ऑफ बिल्स बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जहां जहां काम देता है, गवर्नमेंट जहां जहां काम बांटता है, तो उसमें कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, ठीक है? अभी आपके सिलेबस में नहीं है, न्यू में ओल्ड वाले समझ जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आप पढ़ते हो कि कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कि जो भी कॉस्ट लगेगा उस पर एक सर्टेन प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके आप अपना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड करते हो। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में नॉर्मली होता है। तो वहां सेटलमेंट कैसे होगा? कॉस्ट डेटा के बेस पे होता है, तो कॉस्ट डेटा ऑडिट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है? तो वो है। और फिर है पिन पॉइंटिंग द एरियाज ऑफ इनएफिशिएंसीज एंड मिसमैनेजमेंट, ठीक है? पिन पॉइंटिंग द एरियाज ऑफ इनएफिशिएंसीज एंड मिसमैनेजमेंट, कहां कहां ज्यादा खर्चा लगा है। आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी यूज करते हो, आपको पता चल जाता है कहां कहां एडवर्स वरायंसेस हैं, कहां कहां ज्यादा खर्चा लगा है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड, कहां कहां आप इनएफिशिएंट हो, आइडल टाइम, मटेरियल वेस्टेजेस, आइडल कैपेसिटीज, ये सब आपको पता चलता है, ठीक है? तो ये सब भी सोशल पर्पस इसका होता है, सोसाइटी का इन जनरल फायदा होता है। तो ये 6 पॉइंट सर आपको याद करने, क्या क्या है साथ साथ में बोलते जाओ। नंबर 1, फिक्सेशन ऑफ रीजनेबल प्राइसेस, मेरे साथ साथ बोलते जाओ, इसमें कोई चालाकी नहीं करना, ठीक है? बोलते जाओ, फिक्सेशन ऑफ रीजनेबल प्राइसेस। सेकंड, improvement in the productivity of human, financial and physical resources. Third is channelize the resources from unproductive to more productive resources areas. फिर है availability of audited cost data. Fifth है settlement of bills by government in cost plus contracts.
एंड सिक्स्थ इज पिन पॉइंटिंग द एरियाज ऑफ इनएफिशिएंसीज एंड मिसमैनेजमेंट। तो ऐसे 6 एरियाज हैं जिनका सोशल पर्पस है, जो सोशल पर्पस सर्व करते हैं। अब इसके अलावा जो जनरल बेनिफिट्स हैं वो सब जनरल पर्पस में आते हैं, ठीक है। इससे मिलते जुलते भी होंगे, मैं वहां पे आपको बता दूंगा, ठीक है, ध्यान दो। चलिए स्टार्ट करें। जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? जनरल ऑब्जेक्टिव्स में है पहला वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट, कि इसी बहाने, कॉस्ट ऑडिट के बहाने कॉस्ट अकाउंट्स वेरीफाई हो जाते हैं। अलग से तो आप करने वाले नहीं हो, ऑडिट के बहाने अकाउंट्स भी वेरीफाई हो जाते हैं, ठीक है। तो वो है कि वो प्रॉपरली बनाए और मेंटेन किए गए कि नहीं एज पर द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, तो ये वेरीफाई हो जाता है। फिर है कि आपने कॉस्ट अकाउंटिंग रूल्स फॉलो किए कि नहीं, वो भी पता चल जाता है। कॉम्प्लायंस विद द लॉ भी पता चल जाता है। एरर या फ्रॉड है क्या, वो भी डिटेक्ट हो जाएगा इसी बहाने। अलग से तो पता चलेगा नहीं, पर ऑडिट के बहाने एरर एंड फ्रॉड भी डिटेक्ट हो जाते हैं। फिर आपने कॉस्ट बरोबर निकाली की नहीं, कॉस्ट जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो कि कॉस्ट यूनिट या कॉस्ट सेंटर आपका हो सकता है, तो वो बरोबर आपने कॉस्ट पर यूनिट, पर कॉस्ट ऑब्जेक्ट आपने बरोबर निकाली की नहीं, वो भी वेरीफाई हो जाता है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी बरोबर हो जाता है एज पर द कॉस्टिंग रूल्स। फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सुना आ रहा है क्या? ये सिमिलर पॉइंट है। सिर्फ प्राइजेस है तो जनरल, और अगर सर रीजनेबल प्राइजेस है, रीजनेबल प्राइजेस है तो वो सोशल पर्पस में आएगा। सिमिलर है, कंफ्यूजन हो सकता है। पंचवर्ड क्या है? रीजनेबल। रीजनेबल प्राइस लिखा है तो सोशल, सिर्फ प्राइस लिखा है तो जनरल। क्लियर है? एक्सीडेंट स्पॉट मैंने आपको बता दिया। फिर है रिकंसिलिएशन, ओल्ड सिलेबस वालों को समझ में आएगा, उनके सिलेबस में कॉस्ट रिकॉर्ड करके चैप्टर है कि 2 सिस्टम होते हैं, इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेट कर रहे हो तो एक ही बुक्स बनते हैं, कोई रिकंसिलिएशन की जरूरत नहीं है। पर अगर आप नॉन इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड्स रखते हो तो कॉस्टिंग के रिकॉर्ड्स अलग होते हैं, अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स अलग होते हैं, फिर आपको दोनों के प्रॉफिट को रिकंसाइल करना है। पूरा चैप्टर है ओल्ड वालों को, तो वो भी फैसिलिटेट हो जाता है, ठीक है। पीरियोडिकल रिकंसिलिएशन बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, एंश्योरिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ध्यान दो, यहां लिखा है एंश्योरिंग, एंश्योरिंग, यहां लिखा है चैनलाइजिंग। ध्यान दो, चैनलाइजिंग, तो ध्यान दो, यहां भी सिमिलर पॉइंट है कि ऑप्टिमम रिसोर्सेज आप यूज करोगे, एंश्योर होता है, पर चैनलाइज वर्ड नहीं लिखा है। यहां चैनलाइज आप कर सकते हो, चैनलाइज कर रहे हो तो ये सोशल पर्पस है। क्लियर है? फिर है डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस ओल्ड सिलेबस वाले याद आ जाएगा आपको, प्रोसेस कॉस्टिंग में आपने पढ़ा होगा, याद आ रहा है? प्रोसेस कॉस्टिंग, एबनॉर्मल लॉस, तो वो सब है। तो डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, इनकलकेशन ऑफ कॉस्ट कॉन्शियसनेस। अगर आपका ऑडिट हो रहा है तो ऑब्वियसली आप कॉन्शियस हो जाओगे कि कॉस्ट बरोबर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि नहीं, कॉस्ट जो भी है हमको जवाब देना है किसी को, कोई आके हमारा सारा रिकॉर्ड चेक करने वाला है, आंसरेबल है हम, तो कॉस्ट कॉन्शियसनेस अपने आप डेवलप हो जाती है, आप ध्यान देते हो। फिर एडवाइजिंग मैनेजमेंट, ठीक है, रिगार्ड्स द एरियाज वेयर परफॉर्मेंस कॉल्स फॉर इंप्रूवमेंट। जहां जहां आपका परफॉर्मेंस खराब है एज कंपेयर टू अदर एंटिटीज, एज कंपेयर टू योर पास्ट ईयर्स, तो वहां मैनेजमेंट को एडवाइस आप कर सकते हो कि यहां हमको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और फिर है प्रमोटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्रू वेरियस ऑपरेशनल डिस्क्लोजर, कि आप कॉस्टिंग से रिलेटेड सारे डिस्क्लोजर्स भी दो, आपकी इनएफिशिएंसी भी दिखेंगी, आप मटेरियल वेस्टेज भी बताओ, आप लेबर का आइडल टाइम बताओ, आप कैपेसिटी कितनी एक्चुअली यूटिलाइज कर पा रहे हो, आइडल कैपेसिटी कितनी है ये भी बताओ। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी इससे प्रमोट होता है, लोगों को पता चलता है आप कितने एफिशिएंटली काम कर रहे हो, प्रोडक्ट कितने में बना रहे हो, कितने में बेच रहे हो, सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे 12 पर्पस हैं। 2 पॉइंट्स में कंफ्यूजन है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, पंचवर्ड्स हाईलाइट करके बता दिए। मेरी जिम्मेदारी खत्म, अब आपकी जिम्मेदारी शुरू। चलिए, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव, इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑडिट मैंने सब बता दिया है सर, सब बता दिया है, CRA 2, CRA 3, ठीक है, सब कुछ बता दिया है, CRA 4 भी बता दिया है सर, एग्जम्पशन भी बता दिया, सब कुछ बता दिया है। अब है एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट। अब ये भी सिमिलर ही है जो हमने वहां पढ़े, ऑब्जेक्टिव ही एडवांटेजेस होते हैं, आपने पढ़ा ही होगा हर जगह कि जिसके वजह से आप जो चीज करते हो वही तो फायदा होता है। तो कॉमन पॉइंट्स ही आने वाले हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं। इन्होंने कैटेगरी में बांटे हैं कि मैनेजमेंट को क्या फायदा होता है, सोसाइटी को क्या फायदा होता है, शेयर होल्डर्स को क्या फायदा होता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या फायदा होता है। 4 कैटेगरीज में इसको एडवांटेजेस को बांटा है। चलिए, पहला पढ़ते हैं मैनेजमेंट, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, मैनेजमेंट को क्या फायदा होगा अगर कॉस्ट ऑडिट होता है तो।
मैनेजमेंट गेट्स रिलायबल डेटा, ऑडिटेड डेटा मिलता है तो डिसीजन गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अनऑडिटेड डेटा में रिस्क होता है कि भैया अगर आंकड़े गलत निकले तो डिसीजन गलत, नुकसान हो सकता है, तो वो मैनेजमेंट थोड़ा कॉन्फिडेंट होगी डिसीजन मेकिंग में, डेटा पे शक नहीं करेगी क्योंकि वो ऑडिटेड है। ठीक है, तो मैनेजमेंट गेट्स रिलायबल डेटा फॉर डे टू डे ऑपरेशन, जो भी आपको डिसीजन लेने हैं, प्राइसिंग, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा, उसमें रिलायबल डेटा आपको मिल जाएगा। फिर एक क्लोज एंड कंटिन्यूअस चेक ऑन ऑल द वेस्टेजेस, जो मैंने आपको बताया, मटेरियल वेस्टेज, लेबर वेस्टेज, सारे रिसोर्सेज जहां जहां वेस्ट हो रहे हैं आपको पता चल जाएगा, फिर आप एक्शन लेके उसको रिड्यूस कर सकते हो। फिर इनएफिशिएंसीज इन द वर्किंग ऑफ कंपनी विल बी ब्रॉट टू लाइट, सेम ही है, वेस्टेजेस और इनएफिशिएंसीज ऑलमोस्ट सेम पॉइंट है। फिर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बिकम्स पॉसिबल थ्रू एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंडिविजुअल मैनेजर, कि मैनेजमेंट पल्ला झाड़ सकती है कि भाई रूटीन काम है आप करो, जहां बटके वहां मेरे से पूछ लो। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कि जहां जहां वेरिएशंस हैं, जहां जहां वरायंसेस हैं, जहां जहां जो भी चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो डे टू डे वाली नहीं है, बस वही चीज में मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। डे टू डे ऑपरेशंस मैनेजमेंट डेलीगेट कर देगी टू द लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो वो होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। फिर सिस्टम ऑफ बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग विल बी ग्रेटली फैसिलिटेटेड, बरोबर, ये दोनों आप पढ़ते हो, बजटिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो ऑडिट होने की वजह से आपके स्टैंडर्ड्स कितने एक्यूरेट हैं, बजट आपके कितने एक्यूरेट हैं, ये भी पता चल जाएगा। फिर है रिलायबल चेक ऑन द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड डब्ल्यूआईपी कैन बी एस्टैब्लिश, ठीक है, ऑडिट से वो भी पता चल जाएगा कि आपने वैल्यूएशन कितना अच्छे से किया है, कितना एक्यूरेट किया है, और फ्रॉड्स एंड एरर डिटेक्ट होता है। ठीक है, तो ये सब मैनेजमेंट के फायदे हैं। अब ये भी आ सकता है, फायदा दिया रहेगा, बताओ ये फायदा मैनेजमेंट का है, ये सोशल का है, ये गवर्नमेंट का है, किसका फायदा है, ऐसा भी उल्टा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये सारे फायदे मैनेजमेंट के हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, सोसाइटी को क्या फायदा है, सेम, फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस, एक्सप्लॉयटेशन से आप बचा सकते हो। और फिर है सिंस द प्राइस इंक्रीज बाय सम इंडस्ट्रीज नॉट अलाउड विदाउट प्रॉपर जस्टिफिकेशन लाइक इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन थ्रू प्राइस हाइक्स कैन बी कंट्रोल एंड कंज्यूमर कैन बी मेंटेन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पेट्रोल आपका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, पेट्रोल डीजल, इस पे सबका इंटरेस्ट होता है क्योंकि जनरल पब्लिक का बेसिक कमोडिटी है जो वो कंज्यूम करते हैं, तो उसमें कॉस्ट कितनी है ये पता करना जरूरी है। कॉस्ट के वजह से प्राइस बढ़ रही है या प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाते जा रहे हैं या गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा रही है, कॉस्ट स्ट्रक्चर पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ऐसे एरिया सोसाइटी को कंसर्न करते हैं। और आपको पता ही होगा पेट्रोल के प्राइसेस आसमान चढ़ रहे हैं, 100 के ऊपर हो गए, तो ये सब है। फिर है शेयर होल्डर, कॉस्ट ऑडिट एंश्योर्स प्रॉपर रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड एज टू परचेस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। इट मेक्स श्योर दैट द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज ऑन द फेयर बेसिस। तो ये देखो कॉमन पॉइंट है, ये फायदा मैनेजमेंट का भी है, ये फायदा शेयर होल्डर्स का भी है। कुछ कुछ वही कॉमन पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि उनको एक फेयर रिटर्न मिल रहा है कि नहीं, वो उनको पता चलेगा। प्रॉफिट कितना एक्यूरेटली कैलकुलेटेड है वो उनको पता चलेगा, और जो रिटर्न है वो सही उनको मिल रहा है कि नहीं, फेयर है कि नहीं, मैनेजमेंट उनके साथ धोखा तो नहीं कर रही, ये उनको सब समझ में आ जाएगा। और फिर है गवर्नमेंट को क्या फायदा है, वही कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट जो आया था। गवर्नमेंट अगर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो वहां पे प्राइस जो है वो रीजनेबल लेवल पे है कि नहीं वो समझ में आ जाएगा। फिर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आप पढ़ चुके हो, तो एसेंशियल कमोडिटीज में उनकी प्राइस बरोबर फिक्स है कि नहीं, सीलिंग प्राइसेस, एमआरपी सब बरोबर फिक्स है कि नहीं, ये भी पता चल जाएगा। तो अनड्यू प्रॉफिटरिंग कोई कर रहा होगा तो पता चल जाएगा। फिर है इनएफिशिएंट यूनिट्स पे ध्यान जाएगा गवर्नमेंट का कि यार ये इनएफिशिएंट है, या तो इसको बंद करो या इसको रिवाइव करो। सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स आपने सुना ही होगा, सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स को फंडिंग देके रिवाइव किया जाता है। और फिर है कॉस्ट ऑडिट मेल्स गवर्नमेंट टू डिसाइड इन फेवर ऑफ गिविंग प्रोटेक्शन टू सर्टन इंडस्ट्री। सेम, जो अच्छी नहीं चल रही है, कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, लॉस मेकिंग है, तो उनको, या इनएफिशिएंट है बिकॉज ऑफ एनी रीजन। फिर है सेम वही सेटलमेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट्स ब्रॉट टू द गवर्नमेंट, कॉस्ट का डेटा देख के आप सेटलमेंट कर सकते हो। दोनों पार्टीज तभी सेटिस्फाई रह सकती हैं जब ऑडिटेड कॉस्ट डेटा हो और उसके बेसिस पे सेटलमेंट हो, तो कोई मतलब कुछ बोल नहीं सकता। और फिर है कॉस्ट ऑडिट एंड कॉन्सिक्वेंट मैनेजमेंट एक्शन कैन बी टेकन create a healthy competition among the various units in industry. This imports automatic check on the inflation. Same, undue pricing बहुत ज़्यादा आप ज़्यादा नहीं रख पाओगे, तो competition भी इसको healthy competition बोलेंगे और inflation भी कंट्रोल में रहेगा। तो ये सब फायदे होंगे गवर्नमेंट को। ठीक है, कुछ कुछ याद ही रखना पड़ेगा भाई, उसमें कोई फायदा नहीं है, मतलब कुछ शॉर्टकट नहीं है। फिर ये हमने पढ़ लिया 147।
अब आते हैं राइट्स ऑफ ऑडिटर। अब कॉस्ट ऑडिटर के राइट्स अलग से नहीं दिए, ये भी बोरोड वाले। जो फाइनेंशियल ऑडिटर के राइट्स हैं वही कॉस्ट ऑडिटर को सारे राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो क्या क्या राइट्स हैं? 2 राइट्स हैं। राइट टू एक्सेस एट ऑल टाइम्स टू द बुक्स ऑफ अकाउंट। ऑब्वियसली कॉस्ट ऑडिटर के हिसाब से आपको क्या पढ़ना है? कॉस्ट रिकॉर्ड। फाइनेंशियल बुक्स भी देखना चाहे तो कोई हरकत नहीं है, बट बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस हर वक्त आपको देना पड़ेगा। और फिर है कोई भी इंफॉर्मेशन है, एक्सप्लेनेशन लेना है कोई भी ऑफिसर से, तो ऑफिसर वो मना नहीं कर सकता। कॉस्ट ऑडिटर के पास ये पावर होना चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन कोई भी ऑफिसर से मांग पाए, ठीक है। ये 2 जो पावर्स हैं ये कॉस्ट ऑडिटर को दिए गए हैं, ठीक है। फिर वही पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन रिपीट हुआ है सर, मेरे नोट्स में रिपीट हुआ है, कट कर देना। आगे बढ़ते हैं। अब 2 टॉपिक बचते हैं, एक है टेक्निक्स और एक है प्रोग्राम। ध्यान दो, टेक्निक्स अब ये वाला है जो थोड़ा सा रटना पड़ेगा, क्योंकि आप इसमें अगर आप डिटेल में गए तो आप अपनी मुसीबतें खुद ही बढ़ाओगे। अगर इसमें आप डिटेल में जा रहे हो मतलब आपको कोई दुश्मन की जरूरत नहीं है, आप अपने खुद ही दुश्मन हो। आपका आईना आपका दुश्मन है, तो अपने दुश्मन खुद न बने। यहाँ पे आपको चीजें याद करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें भी एक क्वेश्चन आता है, ज्यादा से ज्यादा एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ध्यान देना। तो कौन सा कैटेगरी कौन सा टेक्निक है, थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, कुछ कुछ वर्ड्स आपको मैं नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि वो स्टैटिस्टिकल साइंटिफिक है, उसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है भी नहीं आपको एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस आपको याद करवाऊंगा, ठीक है, मेमोराइज करवाऊंगा, ठीक है। तो कोई देखो स्पेसिफिक टेक्निक नहीं है, जनरल टेक्निक्स यूज होती हैं। तो क्या क्या है? पहला है अकाउंटिंग और इकोनॉमिक टेक्निक्स। इसमें भी कुछ कुछ कॉमन है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो मैं आपको पहले ही बताऊंगा कि वर्डिंग्स क्या यूज की गई है, वर्डिंग्स के हिसाब से आपको क्लासिफिकेशन हैंडल करना है। तो पहला है अकाउंटिंग और इकोनॉमिक टेक्निक्स, ठीक है, ये आपने सुनी होंगी, ये बहुत ईजी है। तो पहला है वाउचिंग। वाउचिंग का मतलब क्या होता है? सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो टिक करना, उल्टा टिक, याद आ रहा है? ऑडिटर का उल्टा टिक होता है। तो जब आप एक एक डॉक्यूमेंट टिक करते हो तो वो वाउचिंग कर रहे हो आप, ठीक है, बेसिकली वाउचिंग कर रहे हो, तो वो होता है वाउचिंग। फिर है फिजिकल वेरिफिकेशन। ये किसका होता है? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का। एसेट्स का नॉर्मली ये होता है, इन्वेंट्री जाके चेक करते हो, कैश का बैलेंस जाके चेक करते हो 31 मार्च को, सारे फिक्स्ड एसेट जाके फिजिकली इंस्पेक्ट करते हो, ये भी एक टेक्निक है, फिजिकल वेरिफिकेशन। फिर है कंपैरिजन ऑफ डेटा विद द पीयर, अपने कॉम्पिटिटर से डेटा कंपेयर करते हो, इसी को इंटरफर्म कंपैरिजन कहते हैं, लेकिन वो अलग से आएगा, तो मैं बताऊंगा कि ये यहाँ पे इस लैंग्वेज में, यहाँ इस लैंग्वेज में सेम ही मीनिंग होता है, पर क्या कर सकते हैं। फिर है बीपी एनालिसिस, पढ़ चुके हैं अपन, ब्रेक इवन, बजटरी कंट्रोल पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये क्या है भाई? कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, ठीक है, इंडिकेटिंग हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन एसेट शुड बी एलोकेटेड टू कंपीटिंग प्रोजेक्ट्स, मतलब आप कैसे डिसाइड करोगे, इसी को आप कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स कहते हो, ठीक है। वही डीसीएफ एंड एनपीवी, एफएम में सब आप पढ़ी लोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक्स। फिर है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये तो बेसिक है, ये तो बेसिक लॉजिक है कि कहीं भी आप पैसा लगा रहे हो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप करते हो कि वो खर्चे से कितना फायदा होगा और कितना आउटफ्लो होगा। बेनिफिट शुड ऑलवेज एक्सीड द कॉस्ट, बेनिफिट शुड ऑलवेज एक्सीड द कॉस्ट, तभी वो एक्सपेंडिचर आप करते हो। फिर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, ये भी टेक्निक्स है, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, क्वालिटी एनालिसिस ऑफ द कंपनीज ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ये सारे टेक्निक्स जो है ये अकाउंटिंग या इकोनॉमिक कैटेगरी के हैं, अकाउंटिंग या इकोनॉमिक कैटेगरी के। अब यहां से भयंकर नाम चालू होंगे, ज्यादा मैं डिटेल में समझाने वाला नहीं हूं, ठीक है। साइंटिफिक टेक्निक्स, साइंटिफिक जहां पे साइंस इन्वॉल्व है, तो कंप्यूटर मॉडल्स, नेटवर्क एनालिसिस एंड मैथमेटिकल प्रोग्राम, सिर्फ नाम ही याद रखने हैं, इसके डिटेल में नहीं जाना। आपकी इच्छा होगी, मैं बता रहा हूं आपको, इच्छा होगी, वो बहुत नॉर्मल है, एज अ स्टूडेंट इच्छा होनी चाहिए, बट अभी हम एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं सर, ठीक है, ये ध्यान रखना। समझना होता तो रेगुलर क्लास में आपने समझ लिया होगा, मैं रिवीजन क्लास ले रहा हूं, ठीक है, तो इसमें मैं नहीं समझा पाऊंगा, इतना बहुत डिटेल होगा, अपन अलग ही डायरेक्शन में चले जाएंगे, फालतू आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो 3 नाम आपको याद रखने हैं, कंप्यूटर मॉडल्स, नेटवर्क एनालिसिस, मैथमेटिकल प्रोग्राम, ठीक है। तो याद कैसे रखोगे? मैथमेटिकल कंप्यूटर नेटवर्क, मैथमेटिकल कंप्यूटर नेटवर्क, मैथमेटिकल कंप्यूटर नेटवर्क, मैथमेटिकल कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। ये क्या है? साइंटिफिक है, साइंटिफिक टेक्निक्स है। ऑल ऑफ अबव आया तो, या मिक्स करके आया तो आपको ये फिर पंचवर्ड से पहचानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, यानी स्टैटिस्टिक्स कहां यूज होता है, तो उसमें है एक्टिविटी सैंपलिंग, सैंपलिंग पंचवर्ड याद रखना है। सैंपलिंग मतलब स्टैटिस्टिकल वे में ही वो सैंपल होता है, ओल्ड सिलेबस वाले ऑडिट में पढ़ रहे होंगे।
फिर है मोंटे कार्लो सिमुलेशन, सिमुलेशन भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, मोंटे कार्लो वो नाम दिया है इंसान के नाम पे। फिर है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, एक्सपोनेंशियल वो भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। और चौथा देखो आपको कंफ्यूज करेगा, इंटरफर्म कंपैरिजन। तो यहां इंटरफर्म कंपैरिजन नाम दिया है और यहां लिखा है कंपेयरिंग डेटा विद द पीयर यानी कॉम्पिटिटर। मतलब एक ही है लेकिन ना अलग अलग लैंग्वेज में दिया है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। कंपैरिजन ऑफ डेटा विद पीयर आया तो अकाउंटिंग या इकोनॉमिक में आएगा, और इंटरफर्म कंपैरिजन दिया तो वो स्टैटिस्टिकल में आएगा। स्टैटिस्टिकल में 4 है सर, क्या क्या है साथ साथ में बोलो, एक्टिविटी सैंपलिंग, मोंटे कार्लो सिमुलेशन और एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग एंड इंटरफर्म कंपैरिजन। 4 स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है, 3 साइंटिफिक टेक्निक्स थे, कंप्यूटर, नेटवर्क और मैथमेटिकल। याद आ रहा है? तो ये भी ध्यान रखना, एक साथ नाम याद आने चाहिए 3, और यहां पे एक साथ नाम याद आने चाहिए 4। ठीक है, चलिए। फिर है पर्सोनल यानी इंसान से रिलेटेड, पर्सोनल यानी एचआर। ठीक है, तो उसमें है एटीट्यूड सर्वे। एटीट्यूड क्या है लोगों का, वो आप सर्वे कर सकते हो। अर्गोनॉमिकल यानी कि मैन मशीन रिलेशनशिप क्या है, कितना टाइम लगता है, क्या है आइडल टाइम, क्या होता है, क्या स्टेप्स परफॉर्म होती हैं सब काम करने में, वो सब। ट्रेनिंग मेथड्स तो ऑब्वियसली पर्सोनल से आप कलेक्ट कर ही लोगे। प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट, तो ये 4 टेक्निक्स यूज होती हैं पर्सोनल वाले कैटेगरी में, यानी ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो होती हैं। एटीट्यूड सर्वे, ट्रेनिंग मेथड, अर्गोनॉमी एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट। प्रोडक्टिविटी होती है किसके, इंसान की। प्रोडक्टिविटी से आप पर्सोनल पे आ जाओगे, ट्रेनिंग से आप पर्सोनल पे आ जाओगे, एटीट्यूड से आप पर्सोनल पे आ जाओगे। बस अर्गोनॉमी याद करना है। ठीक है, अब यहां देखो ऊपर ऊपर से मैं पढ़ाऊंगा जनरल टेक्निक्स, इस पे क्वेश्चन नहीं आता, इस पे क्वेश्चन नहीं आता, थैंकफुली इस पे क्वेश्चन नहीं आता। अकाउंटिंग पे भी ज्यादा आता नहीं है, मेन आता है साइंटिफिक, स्टैटिस्टिकल और पर्सोनल। तीनों में 3 या 4 ही पॉइंट्स हैं, इतना आप कर सकते हो। ठीक है, अब कंफ्यूजन के लिए जनरल के ऑप्शन में आएंगे। जनरल कौन सा ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए ये हो सकता है आपको आ जाए। तो ये जनरल टेक्निक्स हैं, ध्यान दो। पहला मैं पॉइंट कट कर रहा हूं, काम का नहीं है, बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है कि आप अलग अलग रैंडम आइडियाज जो भी आपके माइंड में आ रहे हैं, टॉपिक कोई लेके बैठो, रैंडम आपके माइंड में क्या क्या आता है उसको कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्या क्या ऑप्शंस, ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, रैंडमली अगर आपके माइंड में जो भी आ रहा है वो आप लिखते जा रहे हो, उसको कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। फिर है ट्रांसफर प्राइसिंग, पूरा आपके सिलेबस में ही है, टैक्सेशन में भी आप पढ़ते हो। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, कि मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेगी कि पर्पस क्या है, विजन क्या है, मिशन क्या है, और सारे एम्प्लॉइज को उस ऑब्जेक्टिव में शामिल करेगी। तो ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना मैनेजमेंट का काम है। ऑब्जेक्टिव से मैनेजमेंट ड्राइव होगा, उसको कहते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। फिर है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये होता है डेलीगेशन, कि भाई सारा काम डे टू डे सब दूसरे लोग करेंगे, सिर्फ एक्सेप्शन वाले जो काम होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो काम होंगे, वो सब मैनेजमेंट हैंडल करेगी। फिर है कॉर्पोरेट प्लानिंग और इंफॉर्मेशन थ्योरी, तो ये आप याद कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या है बोलो, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड इंफॉर्मेशन थ्योरी, ये सब जनरल टेक्निक्स है, ये सब जनरल टेक्निक्स है। क्लियर है? तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, इसका भी आप ऐसा 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 चार्ट बना सकते हो, 4 डैश बना के पंचवर्ड्स लिख के कर सकते हो। ठीक है, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब है सर लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ गया। लास्ट टॉपिक, ठीक है, 1.25 घंटे में आपका पूरा चैप्टर खत्म। ठीक है, 4 मार्क जेब में। चलिए बढ़े आगे। लास्ट टॉपिक, कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम। अब ये ऑडिट वाला पूरा पॉइंट है कि कोई भी ऑडिट हो उसका एक प्रोग्राम बनता है, प्लानिंग स्टेज को बोलते हैं, ऑडिट प्लान एंड ऑडिट प्रोग्राम। उसमें आप डिटेलिंग लिखते हो कि कौन कब क्या करेगा, क्योंकि टीम जाती है, इट्स अ टीम एक्सरसाइज, कोई अकेले इंसान का काम नहीं है। तो आप पूरा प्लान करते हो, पूरा डॉक्यूमेंटेशन करते हो कि डे वाइज, पर्सन वाइज, टाइम वाइज कौन क्या करेगा, और बाकायदा उसको बाद में टिक भी मारते हो कि हाँ ये इंसान ने ये समय पे ये कर लिया। फिर उसको कोई बाद में चेक भी करता है, क्रॉस चेकिंग वाला भी सिस्टम होता है। तो वो होता है ऑडिट प्रोग्राम, पूरा प्लान ऑफ एक्शन होता है। ठीक है, ये ऑडिट प्लानिंग स्टेप उसको कहते हैं, ऑडिट प्लानिंग। अब प्लानिंग तो बिफोर हैंड ही होगी ना, ऑडिट स्टार्ट करने के पहले ये बनता है, और इसी बेसिस पे आप जाके ऑडिट करते हो, प्लानिंग स्टेज का है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं सर, कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम इज एसेंशियल प्री रिक्विजिट, ये प्री रिक्विजिट है।
ऑडिट करने के पहले आपको ये बनाना होता है फॉर कंडक्टिंग एन ऑडिट. इट इज अ प्लान ऑफ एक्शन. It is a plan of action drawn in advance before taking up the audit and help the auditor to cover the entire area of the function thoroughly. Planning करके आप जाते हो कि कब कौन क्या चेक करेगा, कैसे पूरी एंटिटी के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट वेरीफाई करोगे, कितना टाइम लगेगा, कितने रिसोर्सेस लगेंगे, सब कुछ प्लान होता है. ठीक है. फिर इसमें क्या होगा, इंक्लूड्स ऑल द ब्रॉड यूजुअल ब्रॉड स्टेप्स दैट अ फाइनेंशियल ऑडिटर इंक्लूड्स इन इट्स ऑडिट प्रोग्राम. तो जैसे फाइनेंशियल ऑडिटर फाइनेंशियल ऑडिट करता है वैसे ही कॉस्ट ऑडिटर कॉस्ट ऑडिट करता है, सिमिलर लाइंस पे. ठीक है. और इससे इंश्योर होता है कि कोई सिग्निफिकेंट आइटम मिस नहीं होगा, क्योंकि पहले से प्लान कर रहे हो तो आप चीजें भूलोगे थोड़ी. जब आप एक्चुअली रैंडमली जाते हो तब आप भूल सकते हो, पर जब मैं ब्लैंक माइंड से बैठा हूं और मैं प्लानिंग कर रहा हूं तब कोई सिग्निफिकेंट एरिया मेरे से छूट नहीं पाएगा. ठीक है. तो ये इंश्योर होता है. तो सब दिया है, पूरी लिस्ट दी है कि मेनली क्या क्या चीजों पे ध्यान देना है. पहला है प्रॉपर वाउचिंग होना चाहिए. सारे रिकॉर्ड्स को आपने टिक मार मार के चेक करना है कि सब अमाउंट्स बरोबर कैरी फॉरवर्ड हुए कि नहीं. फिर कैपिटल रेवेन्यू का जो क्राइटेरिया होता है वो प्रॉपरली लिया कि नहीं. कमाई को कमाई दिखाई कि नहीं, कमाई को एसेट तो नहीं दिखा दिया, मतलब खर्चे को एसेट तो नहीं मान लिया, एसेट को खर्चा मान के पीएनएल में राइट ऑफ तो नहीं कर दिया. कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू का जो अकाउंटिंग का रूल होता है वो प्रॉपरली आपने इंप्लीमेंट किया है या नहीं किया है वो भी चेक किया जाएगा. एक्सपेंस बरोबर एलोकेट किए कि नहीं, अपोर्शनमेंट प्रॉपरली ओवरहेड्स का किया है कि नहीं, पूरा चैप्टर है आपको. अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, कई नंबर्स में गलती तो नहीं है, अरिथमेटिकल एरर तो नहीं है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट आपने फॉलो किया है कि नहीं, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स कॉस्टिंग से रिलेटेड सारे बरोबर किए हैं कि नहीं, उसको इंप्लीमेंट किया है कि नहीं किया है. ठीक है. ये सब होगा. फिर मिनट्स बुक देखेंगे. डिसीजन किसी के चेक करने हो, बोर्ड के डिसीजन चेक करने हो तो कहां से चेक करोगे, मिनट्स बुक. तो बोर्ड के मिनट्स बुक और शेयर होल्डर्स के भी मिनट्स बुक आप चेक करोगे. अगर आपको कहीं अथॉरिटी चेक करनी है, कोई एक्शन या कोई कॉन्ट्रैक्ट का वैलिडिटी चेक करना है तो आपको मिनट्स बुक जाके देखना पड़ेगा. ठीक है. तो दिया है हैविंग बियरिंग ऑन द कॉस्ट, वेरिफिकेशन ऑफ टाइटल डीड्स, डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स, ये सब आपको मिनट्स बुक में मिल जाएगा. फिर है जितना वन टाइम में आप कर पाओ उतना अच्छा है, मतलब उसको डिवाइड मत करो, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा सीरीज वेब सीरीज की तरह मत करो. एक बार जाओ और पूरा ऑडिट खत्म करके ही आओ, क्योंकि इतना लंबा काम भी नहीं होता है, सिर्फ कॉस्ट रिकॉर्ड्स ही चेक करने. तो इंस्टॉलमेंट्स में मत करो. और ये डिपेंड करता है कि क्या क्या चेक करना है, डिपेंड करता है कि कंपनी का साइज कितना है, कितने प्रोडक्ट्स हैं, कितने रेंज ऑफ सर्विसेज हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना आप वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, आपका प्रॉपर सिस्टम जो है कॉस्टिंग सिस्टम ऑलरेडी है नहीं है, कितना अच्छा है. जितना अच्छा है उतना आपको टाइम कम लगेगा. उनका अगर बहुत ही वाहियात काम है तो फिर आपको टाइम ज़्यादा लगेगा. और कितना इंटरनल ऑडिटिंग सिस्टम आपका अच्छा है, इंटरनल ऑडिट भी अच्छा है तो आपका काम थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि डे टू डे माइन्यूट चीज़ें वो खुद ही इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में डाल देते हैं. अब है करना क्या है, अदर रेलिवेंट फैक्टर्स क्या है जो आपको ध्यान रखना है. पहला है रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स, रिव्यू ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, सारे रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करना है. पहला है मेथड क्या यूज की है. अब न्यू सिलेबस वालों को नहीं समझेगा क्योंकि उनके सिलेबस में इंस्टीट्यूट डालना भूल गया है. इंस्टीट्यूट ठीक है, ओल्ड वाले समझ ले. ठीक है. बैच कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है कि यूनिट कॉस्टिंग है, कौन सा मेथड ऑफ कॉस्टिंग है, इंडस्ट्री वाइज वो डिसाइड होता है. तो इंडस्ट्री वाइज आपने बरोबर मेथड यूज की है कि नहीं. फिर जो मैंने आपको बता दिया कि मटेरियल के वेस्टेजेस पता चल जाएंगे, स्पॉइलेज, डिफेक्टिव्स, बरोबर ये मटेरियल चैप्टर में ओल्ड सिलेबस में है, आप पढ़ चुके हो. तो ये सब आपको, इसका ट्रीटमेंट आपने बरोबर किया है कि नहीं वो आपको चेक करना है. ट्रीटमेंट्स जो होते हैं इन आइटम्स के, स्पेशल आइटम्स के, वो ट्रीटमेंट्स आपके चेक हो जाएंगे, वो चेक करने हैं. फिर है सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग वेजेस, सैलरीज, ओवर टाइम, स्पेयर्स, वेस्टेजेस, वही सब उसी का एक्सटेंशन है. फिर है बेसिस क्या यूज किया है ओवरहेड के एलोकेशन में, ओवरहेड चैप्टर में आप पढ़ते हो, बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट और एलोकेशन. फिर है जो स्पेशल आइटम्स होते हैं कि कोई आइटम कॉस्ट में आना चाहिए कि नहीं, इस पे भी डिबेट्स है. डिबेटेबल टॉपिक को आपने कैसे हैंडल किया वो देखना है, जिसमें आता है इंटरेस्ट. कुछ लोग बोलते हैं इंटरेस्ट फाइनेंशियल आइटम है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं वो कॉस्ट में आना चाहिए. तो आपने क्या ट्रीटमेंट दिया है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या लिखा है वो फॉलो किया कि नहीं, वो सब चेक करेंगे. रॉयल्टीज, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, ये सब डिबेटेबल स्पेशल इशूज हैं, ये सब आपको चेक करने अलग से. फिर है डेप्रीसिएशन की अकाउंटिंग चेक करेंगे, स्टॉक टेकिंग, इन्वेंट्री पॉलिसी कैसी है, वैल्यूएशन कैसे किया वो चेक करेंगे, बजटरी कंट्रोल, इंटरनल ऑडिटिंग चेक करेंगे. ये सबको रिव्यू करना है, ये सबको रिव्यू करना है. इसका इंपैक्ट पड़ता है कॉस्ट ऑडिट में. और फिर है वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट्स एंड अदर डेटा. ठीक है. तो इसमें क्या क्या चेक करेंगे, कैपेसिटी,
मशीन के कैपेसिटीज क्या है, लाइसेंस्ड कितना है, इंस्टॉल्ड कितना है और एक्चुअली यूटिलाइज कितना है। फिर फाइनेंशियल रेशोज चेक करना है कॉस्टिंग से रिलेटेड, कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट रेशो, ये रेशो, पीवी रेशो या जीपी रेशो, एनपी रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ये सब रेशोज आप चेक कर सकते हो। प्रोडक्शन का डेटा पूरा चेक करो जो आपका कॉस्ट शीट बनता है। फिर वही उसी में आएगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, वेजेस, सैलरी, स्टोर्स, पावर, फ्यूल, ओवरहेड्स, प्रोविजन ऑफ डेप्रीसिएशन एक्सेट्रा, सैलरी रियलाइजेशंस, सेल्स रियलाइजेशन, सैलरी कि कितना आप बेच पाए, एबनॉर्मल नॉन रिकरिंग एंड स्पेशल कॉस्ट, रिकंसिलिएशन विद द फाइनेंशियल बुक्स। ठीक है, रिकंसिलिएशन मैंने आपको बता दिया, अगर आप नॉन इंटीग्रेटेड मेथड यूज करते हो तो ही आएगा। नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग अगर आप करते हो तो वहां पे रिकंसिलिएशन आपने बरोबर किया है कि नहीं वो भी चेक करना कॉस्ट ऑडिट का काम है। ठीक है, तो ऐसे दो मेन काम इसमें होते हैं, रिव्यू ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट्स एंड अदर डेटा। ठीक है, तो ये है ऑडिट प्रोग्राम, ये था ऑडिट प्रोग्राम। क्लियर है? तो 1.25 घंटे में सर आपका पूरा चैप्टर खत्म। ठीक है, तो रिपोर्ट में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, CRA 3 में आप बोर्ड को दो, फिर बोर्ड उसको जाके CRA 4 में गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। 180 डेज में ऑडिटर को ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देना है अलॉन्ग विद द रिजर्वेशंस, क्वालिफिकेशंस एंड ऑब्जर्वेशन और सजेशंस। ठीक है, तो ये सब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया सर। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताया हुआ है, पूरा हाथ से लिखवा के दिया है सर। 4 मार्क पूरे मेरे को चाहिए, 4 मार्क का अगर आया नहीं, 4 मार्क पूरे के पूरे चाहिए सर, 1 मार्क भी जाने नहीं देना है। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो ये जो पूरा है ये इसके चार्ट्स मैं आपको टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा, अच्छे से पढ़ना सर और कॉन्फिडेंटली 4 मार्क लाना है। ठीक है, और जहां जहां मैंने बताया कि भाई आपको चीजें याद करनी पड़ेंगी तो वहां आपको याद करनी पड़ेंगी, उसका कोई उपाय नहीं है। ठीक है, कंफ्यूजिंग एरियाज भी बता दिए, पंचवर्ड्स भी बता दिए, सब कुछ बता दिया सर, बस आपको अभी अच्छे से एक बार पढ़ के 4 मार्क लेके आने। ठीक है, चलिए सर, थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक किए जाना मत, ठीक है, अन्याय मत करना मेरे साथ, तो वीडियो लाइक करके जाना और चैनल सब्सक्राइब करना। ठीक है, और कमेंट करके फीडबैक भी देना कि सर पढ़ाना आपको कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे सर नए टॉपिक में। कल से अकाउंटिंग वाले टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं सर। शेयर कैपिटल में कल से स्टार्ट कर रहा हूं, शेयर कैपिटल में स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो कल से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करनी है। 11 बजे आके मेरे साथ पढ़ना है, 11 बजे मेरे साथ आके पढ़ना है। कल से मैं प्रीमियर लगाने वाला हूं, कल से प्रीमियर आएगा पक्का 11 बजे। तो आप सब लोग 11:15 बजे तैयार रहना मेरे साथ शेयर कैपिटल पढ़ने के लिए, और बहुत ही मजा आने वाला है आपको। अकाउंटिंग पढ़ने का अलग ही मजा आएगा आपको। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो कॉस्टिंग था, जो आपको ऑलरेडी पसंद आ गया है, पर अकाउंटिंग में और मजा आने वाला है, अकाउंटिंग में और मजा आएगा। ठीक है, तो मैं भी एक्साइटेड हूं। ठीक है, कल अपन अकाउंट स्टार्ट करेंगे, शेयर कैपिटल चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। 11:15 बजे आपको रेडी रहना है VG स्टडी हब चैनल पे। ठीक है, थैंक यू सो मच।